हेलो बच्चों, ड्यू टू सम रीज़न जो हमारी पिछली वीडियो थी जिसमें मैं आपको पूरा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बता रही थी, तो किसी वजह से वो वहाँ पे बंद हो गई। तो चलिए हम एक काम करते हैं, इसको वापस से स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम मैंने बता दिया था कि हमारे पास होस्ट होते हैं, बैक्टीरिया हो गया, यीस्ट हो गया, है ना। उसके अंदर हमने अपना डिज़ायर्ड जीन ऐड किया। अब क्या होगा, इनको आप क्या करो, सीक्वेंस करो। सीक्वेंस कैसे करोगे, आपके पास जो बहुत सारे फ्रेगमेंट आए हैं जैसे AT, CAT, CCAT, तो हमने बहुत सारे डिफरेंट एंजाइम यूज़ किए थे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और उन्होंने क्या दिया, हमें डिफरेंट सेगमेंट दिए। तो कुछ ने उसको कहीं कहीं से तोड़ा, अलग अलग पोजिशन से तोड़ा। तो जब हमने इनको देखा, फिर हमने इनको ओवरलैप किया, एक दूसरे से मैच किया, ओवरलैप किया, और हमें समझ में आया कि एक सीक्वेंस बन रही है, प्रॉपर सीक्वेंस बन रही है। जैसे कि यहाँ देखो, एक फ्रेगमेंट आया AT-CAT, दूसरा आया CCAT, तीसरा आया TAC। जब हमने और फ्रेगमेंट देखे तो पता चला AT-CAT। तो हमें फ्रेगमेंट तो बहुत सारे मिले, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा फ्रेगमेंट फर्स्ट लगेगा और कौन सा फ्रेगमेंट बाद में लगेगा, कौन सा बीच में लगेगा। तो पूरी सीक्वेंस अगर हमने बनानी थी तो हमने सारे फ्रेगमेंट को ओवरलैप करके देखा, और जब हमने इनको एक दूसरे से ओवरलैप किया तब समझ में आया कि DNA की सीक्वेंस ये हो सकती है। और इसमें कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों ही आपके क्या थे, इन्वॉल्व थे। तो होल जीनोम क्या था, इन्वॉल्व था। जब आप ओवरलैपिंग का मेथड फॉलो करते हो, इसको हम बोलते हैं फ्रेडरिक सेंगर जो थे, एक साइंटिस्ट थे, उनका मेथड इसे बोला जाता है, जिसका नाम है सेंगर मेथड। तो फ्रेडरिक सेंगर एक साइंटिस्ट थे, एक काम करते थे इन चीज़ों के ऊपर। उन्होंने न्यूक्लियोटाइड को अरेंज किया। उनका जो प्रिंसिपल था वो क्या था कि जो DNA के फ्रेगमेंट आपके पास आए हैं उनको आप क्या कर दो, ओवरलैप कर दो, एक के ऊपर एक रख दो, और जो जिससे मैच करेगा वो उसके बाद का न्यूक्लियोटाइड होता चला जाएगा। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग की गई, सीक्वेंस को अरेंज किया गया और बेस किया गया ओवरलैपिंग रीजन पैटर्न पे, और उसके बाद हमें पूरा क्या मिल गया था, एक DNA की सीक्वेंस का पता लग गया था। इस मेथड को हम बोलते हैं डाइडिऑक्सी मेथड। इसके अलावा एक और मेथड होता है जिसको बोला जाता है मैक्सम गिलबर्ट मेथड, लेकिन वो आपके काम का नहीं है, सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम उसको क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। फ्रेडरिक सेंगर ने इस मेथड के बारे में पता लगाया था। उन्होंने इन सीक्वेंसेस को अपने एक डिवाइस में ऐड किया जिसको बोलते हो ऑटोमेटेड DNA सीक्वेंसर, और वहाँ से इन्होंने पूरी सीक्वेंस को कोड कर लिया था। कैसे कोड कर लिया था, ओवरलैप को एक साथ अरेंज करके, जो रीजन ओवरलैप कर रहे थे उनको रखते चले गए, और तब इन्हें समझ में आया कि ये DNA सीक्वेंसेस हो सकती हैं। सेंगर की एक अच्छी बात ये थी कि सिर्फ उन्होंने DNA के अंदर न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस का ही पता नहीं लगाया, बल्कि इसके अलावा उन्होंने प्रोटीन में अमीनो एसिड की क्या सीक्वेंस होती है उसके बारे में भी पता लगाया था। अब जो ये ओवरलैपिंग का काम करना था, ये ह्यूमन के थ्रू पॉसिबल नहीं था, इसीलिए इसको कंप्यूटर का यूज़ करके काम किया गया। ठीक है, कुछ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के फीचर हैं। अब जो हमने एज्यूम किया था उसके अलावा अब हमारे पास जो रिजल्ट आए थे वो हमारे लिए थोड़े से सरप्राइज करने वाले थे हमें। उसमें क्या आया, पहला ये समझ में आया कि ह्यूमन का जीनोम जो है, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है, वो 3164.7 मिलियन बेस पेयर रखता है, यानी 3.2 बिलियन बेस पेयर रखता है, जो कि बहुत बड़े हैं नंबर में। ठीक है, सारा डाटा आपको अभी याद करना है। इसके अलावा ये माना गया कि हम जो पहले कंसिडर कर रहे थे कि 25 से 30 हज़ार जीन हो सकते हैं, 20 से 25 हज़ार जीन हो सकते हैं, अब जो डाटा निकल के आया उसके अकॉर्डिंग हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जीन 30,000 थे। बहुत सारे लोग ऐसा भी मानते थे कि जो जीन हैं उनके नंबर 80,000 से 1,40,000 तक जा सकते हैं, बट रिजल्ट ने बता दिया कि जो जीन का नंबर है वो सिर्फ और सिर्फ 30,000 ही रहेगा। उसके अलावा एक सिंगल जीन, इस सिंगल जीन पे कितने बेस हो सकते हैं, ऑन एन एवरेज 3000 बेस होते हैं, लेकिन ये नंबर बदलता है। बहुत सारे जीन ऐसे होते हैं जिनमें ATCG ये वाली सीक्वेंसेस बहुत बार होती हैं और इनका नंबर बड़ा होता है, ये नंबर ज़्यादा होता है। इसको हम एग्जाम्पल के लिए देखें तो एक डिस्ट्रोफिन जीन होता है, उसमें डिस्ट्रोफिन जीन के पास 2.4 मिलियन बेसिस रखे गए हैं। ये एक ऐसा जीन है जो आपके पास एक प्रोटीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डिस्ट्रोफिन, और ये प्रोटीन जो है हमारे पास अगर ये ना हो, जीन ना हो, तो ये प्रोटीन नहीं बनेगी और उसकी वजह से एक डिजीज़ होती है जिसको बोलते हो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जो कि पैरालिसिस जैसी कंडीशन कोज करती है। तो डिस्ट्रोफिन सबसे बड़ा जीन माना गया है। ठीक,
ऐसा माना जाता है कि 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसिस क्या है, एग्जैक्टली सेम है हम सब के अंदर, जितने भी लोग हैं सबके अंदर 99.9% सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी डीएनए के अंदर। लेकिन जो जीन हमने आज तक डिस्कवर किए हैं उनका सिर्फ और सिर्फ 50% जीन का फंक्शन ही हमें पता है, 50% का नहीं पता। और जो जीनोम हम जानते हैं, जो जीनोम के अंदर जीन है, उन जीन का लेस देन 2% ही ऐसा है जो प्रोटीन के लिए कोड करता है। बाकी जीन जो है वो बेकार है, एक तरीके से वो काम नहीं करते। क्यों काम नहीं करते? क्योंकि ऐसा देखा गया कि जो जीन है, बाकी के जीन हैं, उनके अंदर जो सीक्वेंसेस है हमारी न्यूक्लियोटाइड की, वो मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रही है। जैसे कि सपोज 82 न्यूक्लियोटाइड की ऐसी सीक्वेंस मैं रैंडम बता रही हूँ, ये कई बार आपको रिपीट देखने को मिल रही है। 80 कितनी बार रिपीट है? तो ये रिपीटेड सीक्वेंसेस जो होती हैं ये क्या करती हैं, लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम बनाती हैं जो किसी काम का नहीं होता। ये रिपीट 1000 बार तक भी हो सकती है। सपोज मेरे अंदर ये रिपीट 100 टाइम है, तो हो सकता है तुम्हारे अंदर 200 बार हो सकता है किसी और के अंदर 3300 टाइम्स हो, हज़ारों तक की रिपीट हो सकती हैं, जिसकी वजह से मैं आपसे अलग हूँ और आप किसी और से अलग हो। ये ऐसी सीक्वेंसेस होती हैं जो किसी चीज़ के लिए कोड नहीं करती हैं, बेकार होती हैं, और ऐसा माना जाता है कि ये पहले के टाइम में किसी चीज़ के लिए कोड करती थी लेकिन अब कोड नहीं करती हैं। तो इवोल्यूशनरी अगर एस्पेक्ट समझा जाए तो इवोल्यूशनरी ये हमारे लिए क्या है, अच्छी होती हैं। इवोल्यूशनरी दे आर कोडिंग फॉर समथिंग इन द पास्ट बट राइट नाउ दे आर नॉट कोडिंग फॉर एनीथिंग, ठीक है। इसके अलावा कुछ जीन का सीक्वेंस, कुछ जीन का डाटा दिया हुआ है। क्रोमोसोम नंबर 1, ये इतना बड़ा क्रोमोसोम था, इसके ऊपर इतने जीन थे कि सिर्फ इसको कोड करने के लिए, इसको सीक्वेंस करने के लिए हमें 3 साल एक्स्ट्रा लग गए थे। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो प्रोजेक्ट 2003 में कंप्लीट होना था वो क्रोमोसोम नंबर 1 की वजह से 2006 में जाकर के कंप्लीट हुआ था। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर सबसे ज़्यादा जीन थे, 2968 जीन इसके ऊपर थे। क्रोमोसोम वाई जो है, जो सिर्फ मेल के अंदर होता है, उस पर 231 जीन्स होते हैं, जो सबसे कम जीन देखे गए हैं। मेल के वाई क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन आपको मिलेगा जिसको हम बोलते हैं TDF जीन, जिसका मतलब होता है टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। इसी तरह जो टेस्टिस को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी तरह फीमेल के अंदर आपको एक एक्स्ट्रा जीन मिलेगा जिसको हम बोलते हैं शाई जीन, जिसकी वजह से फीमेल थोड़ी सी शाइनेस फील करती हैं। इसके अलावा आपको बहुत सारे अलग अलग जो हैं जीन मिल जाएंगे जो किसी और चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब देखो, सपोज कर लो मैं हूँ, मेरे अंदर ये DNA है जिसके पास एक सीक्वेंस है ATTA, ठीक है, 4 बेस पेयर की एक सीक्वेंस है। इसी तरह सपोज आप हो और आपके अंदर सीक्वेंस है ATCA, ठीक, 3 लोकेशन पर ये बिल्कुल सेम है, AA लेकिन एक थर्ड पोजीशन पर देखोगे तो यहाँ पे चेंज है। इस चेंज की वजह से ही आप अलग और मैं अलग हो जाती हूँ। इस चेंज को हम बोलते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज। इसके अलावा इसका एक और नाम दिया जाता है जिसको कहा जाता है SNP, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड की वजह से पॉली मैनी मॉर्फिज्म शेप, यानी कि बहुत सारी शेप आ जाती हैं, बहुत वेरिएशन आ जाती है। इसको NCERT लिखती है स्निप्स भी इसको लिखा जाता है। अब तक पूरी दुनिया में ऐसी बहुत सारी लोकेशन समझ में आ गई हैं, 1.4 मिलियन लोकेशन अब तक पहचानी जा चुकी हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल न्यूक्लियोटाइड की वजह से चेंज है, जिसकी वजह से वेरिएशन आती है। तो कई बार क्या होता है, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज होने की वजह से कोई डिजीज़ भी कॉज हो जाती है, जैसे सिकल सेल एनीमिया। अगर यहाँ पर GUG, इसमें यहाँ पे क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है एक न्यूक्लियोटाइड पे, जिसकी वजह से पूरा का पूरा अमीनो एसिड बदल जाता है और पूरी प्रोटीन बदल जाती है, और जिसकी वजह से जो RBC है, RBC जो है, RBC की शेप बाइकॉन्केव से सिकल शेप जैसी हो जाती है, जो कि एक डिजीज़ होती है। इसको हम बोलते हैं सिकल सेल अनीमिया। तो डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैंने स्टार्टिंग से एंडिंग तक कंप्लीट करा दिया। पहले हमने फीचर पढ़े हैं कि कैसा प्रोजेक्ट है, क्या कॉस्ट रही है, कौन सी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, कंट्रीज़ कौन सी हैं, मैनुअल स्टोरेज कैसे की जाती है, और कंप्यूटर के लिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स सामने आई। फिर हमने थोड़ा DNA और जीन के बारे में समझा, कोडिंग नॉन कोडिंग पोर्शन समझे। फिर हमारे क्या गोल्स थे उनके बारे में हमने बात की। कुछ हमारे अलग गोल्स थे, जो रिज़ल्ट आया वो अलग था। एप्लीकेशन क्यों हम HGP के आगे हम सोच रहे हैं
कि हम इस पे काम करें। तो हमें पता है कि डीएनए वेरिएशंस अगर हमें पता करनी है, डायग्नोस करनी है कोई डिजीज़, बायोलॉजिकल रिसर्च करनी है, जीन और प्रोटीन का इंट्रैक्शन देखना है, या नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म को एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म यूज़ करना है हमारी हेल्थ केयर के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए या एनवायरमेंटल रेमिडिएशन के लिए, तो ये काम करने ज़रूरी हैं। फिर हमने अप्रोच देखी कि हम कैसे कर सकते हैं। पहली अप्रोच थी EST, सिंपली जो काम कर रहे हैं जीन उनके बारे में पता लगा लो, उनकी सीक्वेंस पता लगा लो। और दूसरी कि आप पूरे जीनोम की ही सीक्वेंस पता लगा लो। उसके लिए हमने पूरी प्रोसेस को समझा कि कैसे सेल से डीएनए निकाला, फिर हमने उसको टुकड़ों में तोड़ा, फिर हमने उसको वेक्टर में ऐड किया। वेक्टर में ऐड करने के लिए हमने बैक और यैक 2 वेक्टर यूज़ किए थे। बैक जो होता है वो छोटे डीएनए को उठाता है, यैक जो होता है वो बड़े डीएनए को उठाता है। फिर हमने उसको होस्ट के अंदर ऐड किया। होस्ट हमारे बैक्टीरिया और यीस्ट थे। फिर हमने उनकी कॉपीज़ बनवाई, मल्टीपल कॉपीज़ बनवाई। फिर जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की वजह से जो फ्रेगमेंट थे वो ऊपर नीचे आए, कम ज़्यादा आए, फिर हमने उन सबको ओवरलैप करके देखा बाय द मेथड ऑफ फ्रेडरिक सेंगर। इनके मेथड के थ्रू ओवरलैप किया और ओवरलैप करने के बाद हमारे पास पूरी एक सीक्वेंस आई। अब जब हमने सीक्वेंस किया तो हमारे जो रिजल्ट आए वो कुछ ऐसे थे, जिनमें हमने टोटल नंबर ऑफ जीन 30,000 मिले। बहुत बड़ा जीन जो था वो डिस्ट्रॉफिन था। टोटल नंबर ऑफ बिलियन कितने बेस पेयर मिले, 3.2 बिलियन बेस पेयर मिले। एक्स क्रोमोजोम पे कितने नंबर 1 क्रोमोजोम पे कितने जीन है, 2968। नंबर वाई क्रोमोसोम वाई पे कौन से कितने जीन है, 231 जीन। रिपीटेड सीक्वेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये जंक डीएनए होती हैं जिसकी वजह से वेरिएशंस भी आती हैं। एसएनपी के बारे में जाना, ठीक है। एसएनपी क्या है, वेरिएशन कॉज करता है एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड पे चेंज आने की वजह से। इसके अलावा ये समटाइम डिजीज़ भी कॉज करता है। तो आई होप बच्चों आपको पूरा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 2 वीडियो में समझ आ गया होगा। मेरी पहली वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी और टेलीग्राम चैनल को प्लीज़ मेरे ज्वाइन कीजिए। अगर आप वहाँ पे ये सारे नोट्स देखना चाहते हैं तो मुझे एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा, तब मैं इनकी PDF बना करके आपको सेंड कर दूँगी। और जो भी आप अगला टॉपिक चाहते हैं प्लीज़ वो मुझे ज़रूर मेंशन कीजिए। HGP एक ऐसा टॉपिक है जो मेरे हिसाब से यूट्यूब पे बहुत ही कम टीचर्स ने थोड़ा अलग तरीके से समझाया हुआ है, तो प्लीज़ आप ज़रूर रेफ़र कीजिएगा मेरी इन वीडियोस को। आई होप आपको फ़ायदा होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट नॉर्मली इसको समझने के लिए भी आप ये यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप 12th के हो या नीट के हो तभी आप इसको फॉलो करोगे। हमारे DNA के बारे में हमें पता होना चाहिए कि कैसे प्रोजेक्ट काम करता है। तो वो सारी चीज़ें जानने के लिए इसके बारे में जानना ज़रूरी है। एंड नीट के स्टूडेंट्स आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। लास्ट टाइम पे मैंने आपके लिए वीडियो ऐड की है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग नीट एग्ज़ाम। आई होप आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।